क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 21 जुलाई का जो है हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए, किन चीज़ों पे जरूर ध्यान देना हो, किन चीज़ों से बचना है, क्या प्रक्रिया क्या प्रोसेस होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है 2023 के लिए फाउंडेशनल ग्रुप हमारा प्रीलिम कम मेंस का यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए मैंने जो है पूरी स्ट्रेटजी दे दी है। जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको स्ट्रेटजी को जरूर देखें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें, जागरूक बने और फिर खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। जो वीडियो है उसका जो है थंबनेल में आपको दिखा देता हूँ। फिर भी आप लोग कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे आप कॉल करिए और मैं कहूँगा कि मैसेज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉल पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक, आप मैं मना कर नहीं पाता हूँ अभी फ़िलहाल, और आप लोग जो है बातें करते रहते हो। खैर, तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ वो कौन सा है स्ट्रेटजी वीडियो। देखिए ये वाला है वो वीडियो, और ये देखिए, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताई हुई हैं। पूरा जो है एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ पर। तो यहाँ पर नंबर आपके सामने है 9650347272 इस पर बात कर लीजिएगा। ठीक, या मैसेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो हम लोग चलिए बताते हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। हम लोग पहली चीज़ देखते हैं कि को मतलब करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर क्वेश्चन का कोर क्या है। नेशनल कल्चरल फंड जो है इस क्वेश्चन का कोर है। फिर इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम लोग अगर स्टेटमेंट सही है हमारे जो नॉलेज है उसके अनुसार तो हम टिक बनाएंगे, नहीं सही है तो क्रॉस बनाएंगे, अगर नहीं पता है तो डैश बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890। एकदम खरा सोना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका इट इज मैनेज बाई ए गवर्निंग काउंसिल एंड एन एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और अगर आपसे पूछा भी करेक्ट गया है तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में होने चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि अरगलिया, अरगलिया जो है शब्द किससे संबंधित है? कोलंबो में लोगों का दैनिक जमावड़ा, सरकारी योजनाएं, टीकाकरण, टीका या फिर भोजन। तो देखिए ये ए से संबंधित है। सिन्हलीज लैंग्वेज में अरगलिया क्या मतलब होता है? संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख रहे हैं इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक, कोर ये है, इनकरेक्ट पूछा गया है। अब जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत होगा स्टेटमेंट, सॉरी जो भी स्टेटमेंट गलत होगा, मान लीजिए ये गलत है तो वो वाला गलत आपका ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है, इसीलिए मैं रोज ये आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में फाइनली क्या चीज़ें आप देखते हो ना वो ये कोई नहीं पढ़ाता। बताओ जो आखिरी में होने वाला है, क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि उन्होंने खुद कभी नहीं किया। ठीक, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो क्या ये सही है? मैंने पूरे ताकत से आपको 6 बजे सुबह करंट अफेयर आता है उसमें बताया है मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री है आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। और चूंकि ये गलत है तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ए में ए वाला होगा और डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन, दो में से कोई एक है। अगर दूसरा वाला भी गलत हुआ तो सी ऑप्शन होगा, अन्यथा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। इसका विशेष बल हितधारकों की भागीदारी जैसे महिलाएं, बच्चे, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज संगठन पर दिया गया है। तो ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, और सही चूंकि यहाँ पूछा गया गलत तो गलत वाला ही सिर्फ ऑप्शन में होना चाहिए, सही वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप हैबिट डालो, सिली मिस्टेक भी आपकी कम होगी और ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो करते हुए ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। एंड ऑब्वियसली ये उन लोग के लिए है जो लोग मैं देखो हमेशा कहता हूँ कि जब कोई एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, यूपीपीसी, बीपीएससी स्टेट, कम से कम 30 से 35 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जो है कैपेबल होते हैं, ठीक, कि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। लेकिन यही सब जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, डर जाना, प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर पाना की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ कि आप लोग की वाकई में, ठीक, नहीं तो ये पीडीएफ भी मैं दे सकता था लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि भैया किन चीज़ों पे ध्यान दो जो फाइनली एग्जाम में होती हैं, ठीक। तो उस पर यह बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ बीइंग ऑपरेटेड ऑन पीपीपी मॉडल। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला, तो ये क्वेश्चन भाई साहब फैक्चुअल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए क्या है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें आपकी आंखों के नीचे से जानी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए, कई बार पढ़ोगे ये आप इसको याद, मतलब बार बार रिवीजन करने से ही आपको याद रहेगा। फिर भी खिचड़ी पकेगी लेकिन याद रह जाएगा जब आप बार बार इसको रिवाइज करोगे, ठीक। इसमें कुछ अपनी ट्रिक लगा के कोई शॉर्ट फॉर्म बना के याद करोगे तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो है पहला कौन सा ऐसा जो है मेजर पोर्ट है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फैक्चुअल वाले में तो ये होता है भैया, तो आता है नहीं आता है, इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, जनसंख्या स्थिरीकरण, ठीक है ना, स्टेबलाइजेशन के संबंध में सही कथनों का चयन करें, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय द ईयर 2050 है। आज भी मैंने इसको सुबह पढ़ाया था, 2050 नहीं है, 2045 है, ठीक। तो इस कारण पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और गलत वाला जो है ऑप्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन में किस में है पहला वाला स्टेटमेंट, ए में, तो ए वाला जो है कट गया। अभी भी देखो यहाँ पर क्या है कि तीनों स्टेटमेंट में से तो एक ऑप्शन यहाँ क्लियर हुआ, जो मैं कहता हूँ ना थर्ड रीडिंग में किस टाइप का क्वेश्चन करे, ये वाला, अगर आपको यही तक पता है तो। फिर इसके बाद ये बोला गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइन टू 2.0 इन 2019-21, एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक। अगला है कि क्रूड बर्थ रेट हैज डिक्लाइन टू 19.7 इन 2019, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा, अब देखो चौथा भी अगर सही हो गया तो बी आंसर हो जाएगा, अन्यथा जो है आपका सी आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज हैज ऑल्सो इंक्रीज टू 56.5%। तो ये फैक्ट आपको बहुत तगड़े से याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, गर्भ निरोधक का उपयोग भी बढ़कर 56.5% हो गया है, सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स आयरन फॉलिक एसिड के क्या फायदे हैं। देखो ये जो पिक्चर बनी हुई थी ना उसमें, जिसमें मैंने बताया था, उसमें वहां से क्वेश्चन बनाया गया है, प्रमोट हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक। आरबीसी जो है मैंने आपको क्यों बताया था, आयरन की वजह से रेड होता है कलर, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फैक्ट दोनों है लेकिन आपने उसको मीनिंगफुल बना लिया। मीनिंगफुल कैसे बनाया कि भैया जो है लोहा मजबूत होता है, लोहे की वजह से जो है खून निकल सकता है, खून लाल होता है इसलिए, और खून के अंदर दो तरीके के ब्लड सेल होते हैं, एक लाल और जो एक वाइट। तो वाइट लाल वाला किसकी वजह से होता है, आयरन की होने की वजह से होता है। आयरन मजबूत है और आयरन जब खाओगे तो रेड ब्लड सेल भी होगा और आपको थकान कम होगी। ऐसे करके कहानी बनाओ, याद करो, सीधी सी बात है, ठीक। और हेल्प्स इन डीएनए, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। हेल्प्स इन डीएनए सिंथेसिस, ठीक, डीएनए संश्लेषण और न्यूक्लिक एसिड में मदद करता है, बिल्कुल करता है, सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है कॉम्बैट फटीग, अभी मैंने ऊपर बताया, बिल्कुल सही है। और सपोर्ट इन हीमोग्लोबिन बूस्टिंग, मतलब कितना जो है, अगर आयरन अच्छा है तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है, और रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन लेके भी जाता है, ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन भी आज डिस्क्रिप्टिव वाले में पूछा हुआ है, करंट अफेयर सुबह 6 बजे वाला, अगर आपने देखा होगा, कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो उसको आंसर जो करिएगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा सही। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घर से काम करने का एक नया नियम अधिसूचित किया है। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई साहब, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट है नन ऑफ दीज, ठीक। नहीं 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 देखो अब यही तो चीज़ है ना, आपने तुरंत पकड़ लिया, जिन लोगों ने पढ़ा है ना वो पकड़ लोगे कि भैया सर क्या बोल गया, अब तुरंत चढ़ने लग जाते हैं जैसे ही मेरे से गलती होती है। देखो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पहली लाइन में मैंने सुबह बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था, कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये चीज़ निकाली है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये वर्क फ्रॉम होम वाले रूल्स निकालने थे तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्यों निकाली। तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है ना, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनाए गए हैं, ठीक। ये भारत की टेरिटरी के अंतर्गत एक जो है ऐसे फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है इकोनॉमिक टर्म्स में। यहाँ पे निवेश, यहाँ पर जो रूल्स हैं थोड़े लिबरल टाइप के होते हैं।
तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है एक्सपोर्ट से संबंधित। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पूछ रहा है वर्क फ्रॉम होम के बारे में, तो मिनिस्ट्री कौन सी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से के संदर्भ में काम करती है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर बोला है, समझो। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वैसे होता, लेकिन यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, तो आंसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। यही सब चीजें होती हैं जो आपको फोकस करनी होती है पढ़ते समय, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना जो एग्जामिनर है वो खेल सकता है। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक, रेड वेड सब कुछ किया हुआ है। ये वाली जो PDF है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप जो है हमारा नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर या फिर कॉल आप कर सकते हो पेड ग्रुप की जानकारी के लिए, 9650347272 है। यूट्यूब चैनल जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारे जो नए पेड कोर्सेज जो चालू हुए हैं 2023, इसको अभी जितनी जल्दी चालू करोगे जुड़ोगे उतना अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि फिर वो बाद में आप आते हो तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए आपके लिए हर बच्चा एक अलग है, हर यूनिक बच्चा होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि उसको कुछ जो टारगेट है वो बढ़ा के देना पड़ेगा। तो फिर अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो कम समय में तो आ जाओ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा 1 महीने वाला कोर्स में कभी ज़िंदगी में 15 दिन वाला कोर्स में कभी ज़िंदगी में नहीं ज्वाइन करूँगा। और आप भी नहीं ज्वाइन करोगे। जो मैंने वीडियो डाला है ना 2023 के पेड ग्रुप में, उसमें मैंने आप लोग को पूरा जागरूक किया है, पूरा बताया कि एक पेज पढ़ने में बहुत आराम से पढ़ोगे समझते हुए तो कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से बेसिक बुक पढ़ोगे तो कितना टाइम लगता है। किसी का भी मटेरियल या वो कहते हैं कि हमने बहुत ही तगड़ा मटेरियल बनाया, वो सब कुछ NCERT से छपा छपाया करके जो है रीब्रांडिंग करके, तो उस ढकोसलेबाजी में बिल्कुल ना पड़े। ये जो रेवड़ी कल्चर है ना, ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लोग रेवड़ी वाले आ गए यहाँ पर, जो कहते हैं फ्री फ्री फ्री। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक। जैसे नेता जो है फ्री बोलकर जो है वोट खींचने के बाद 5 साल परेशान करता है, वैसे ही ये लोग भी रेवड़ी बांट कर 5 साल तक आपकी जेब से पैसा निकालते रहेंगे, ठीक। आपको पता भी नहीं चलेगा, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आप उनकी वाह वाह करते रहोगे। तो ये चीज़ें समझिए कि वाकई में वास्तविकता क्या है। वाला वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरी चीज़ मैंने वहाँ पे बताई है, पूरी स्ट्रेटजी बताई कि आप अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो मान लो पेड ग्रुप, तब भी आप किस तरीके से तैयारी आपको करनी चाहिए, बेसिक से के लेवल से लेकर फिर धीरे धीरे कैसे आपको जो स्टेप अप करते हुए और कहाँ तक लिमिट करना है। सिर्फ मटेरियल ही पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। आपको टेस्ट भी लगाना है, उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, फीडबैक भी आपको सही मिलना चाहिए। कम से कम 4-5 बार हम लोग रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इतना मटेरियल मिल जाए कि 5 साल में एक बार आप ना पढ़ पाओ। तो ये सारी चीज़ें, और ये वो लोग जो वाकई में जुड़े हैं लोगों के साथ में, बड़े बड़े कोचिंगों के पेन ड्राइव कोर्सेज ले रहे हैं, कभी उन्होंने खोल के नहीं देखी। 90 हज़ार रुपए की पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, 90 हज़ार पेन ड्राइव कोर्सेज। टीचर की कभी शक्ल नहीं देख पाते वो लोग, ठीक। यहाँ तो हर समय मैं आपके साथ रहता हूँ, एक एक कदम पर आपको जो है बताता हूँ कैसे पढ़ने चाहिए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।